आप लोग अपनी न्यू बुक निकालिए लीनियर अलजेब्रा। तो बेसिकली पार्ट 1 में जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ रखी है तो उसी टाइप की है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अलजेब्रा क्वेश्चन लगाने में थोड़ा थोड़ा बोरिंग कभी कभी लोगों को लगती है, लेकिन जिस लेवल का ये है ये इंटरेस्टिंग बहुत है वो। तो पहले चलिए बेसिक चीज़ें जो थोड़ी बहुत आपको मालूम होनी चाहिए वो सब बताए दे रहे हैं। देखिए पहले हम थोड़ा सा वो सब चीज़ें बता रहे हैं जो लो लेवल की हैं, हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल और बीएससी पार्ट 1 अलजेब्रा लेवल। ठीक है, पहले जो जो मतलब इस बुक में रिक्वायरमेंट है, इस बुक में जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पहले आपको अलग से बताए दे रहे हैं, फिर आपका मेन बुक चालू होगा। ठीक, और इसका देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेट बता रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट। बताइए नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बताइए ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट है। उसके बाद होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटीजरों का सेट, बताइए 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। ठीक, ये इंटीजर्स हैं, 0 एक इंटीजर है, 1 2 पूर्णांक। ठीक, ये सब पार्ट 1 अलजेब्रा पढ़ा है, इसके अलावा छोटे क्लासेस से पढ़ा है। उसके बाद रेशनल नंबर का सेट, जो नंबर p/q फॉर्म में होते हैं, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, तो वो सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो कहने रेशनल पहचान क्या है? जो नंबर p/q फॉर्म में लिखा जा सके, p और q इंटीजर्स हो और q 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, w हो गया, z हो गया, q हो गया। उसके बाद रियल नंबर का सेट -∞ टू +∞ को ओपन इंटरवल में लिखा है, मतलब वो सारे नंबर रियल नंबर हैं जो -∞ से +∞ के बीच में बिलोंग करते हैं। ओपन लगा है मतलब -∞ रियल नंबर नहीं, जितने भी ये सेट लिखे, जिसमें मान लीजिए जा रहा है डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, तो आप सोचा जाए इन्फिनिटी एन में बिलोंग करता है कि नहीं, तो ध्यान रखिए इन्फिनिटी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता है। जितने भी सेट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अनंत तक जा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं इन्फिनिटी बिलोंग्स टू एन, तो देखिए ध्यान रखिए गलत लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजरों का सेट, रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, एंड देन फाइनली सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है? वो नंबर जो x + iy फॉर्म में होते हैं, जहां पर x और y क्या होते हैं? रियल। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो हर वो नंबर कॉम्प्लेक्स है जो इस रूप में लिखा जा सके। ध्यान रखिएगा हर रियल नंबर को आपसे पूछा जाए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें बिलोंग करेगा। 2 का मतलब है 2 + i × 0। यानी ये सेट लगातार बढ़ते क्रम में हर अगले सेट में, हर नीचे वाले सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट ऊपर वाले सेट से बढ़ गए। जैसे आप यहाँ से यहाँ देखें तो देखिए 0 इसमें नहीं है, लेकिन देखिए इसमें 0 है। यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए इसमें माइनस के नंबर नहीं, देखिए माइनस नंबर बढ़ गए, मतलब जो इसमें थे वो तो है ही है इसमें। हर ऊपर वाले से नीचे वाले में उतरेंगे तो जो ऊपर वाले सेट में नंबर है वो सब नीचे वाले में है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ भी गए। ऐसे इसके जैसे पार्ट्स भी हैं, जैसे आप ये कहा है जेड, तो देखिए जेड के 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। जेड प्लस, तो जेड प्लस में ये पॉजिटिव इंटीजर रखे जाते हैं और जेड माइनस में निगेटिव इंटीजर्स रखे जाते हैं। ध्यान रखिए 0 देखिए पॉजिटिव निगेटिव किसी में नहीं, देखिए जेड प्लस लिखा है, जेड माइनस लिखा है, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। 0 इंटीजर है, देखिए 0 इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर आप कहें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में 0 है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। सेट ऑफ निगेटिव भी 0 नहीं है, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव में भी नहीं रखा गया है, निगेटिव में। ऐसे इसके भी पॉजिटिव निगेटिव 2 पार्ट में टूट जाएंगे, q + q - q + q - q प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, और यहाँ पे 2 पार्ट में टूट जाएगा r+ और r-, पॉजिटिव रियल और निगेटिव। ध्यान रखिए किसी भी सेट के पॉजिटिव या निगेटिव में 0 बिलोंग नहीं करेगा। अगर आपसे क्या है q में 0 q में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हाँ तो इससे 0 है, लेकिन अगर q प्लस में 0 है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। q माइनस में 0 नहीं है, r प्लस में 0 नहीं है, r माइनस में 0 नहीं है। ठीक है, c का प्लस माइनस नहीं होता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि 2 चीजों मिलकर बनता है। तो ये आपके फाइनली इतने सेट्स हैं जो आपके लिए फर्दर स्टडीज के लिए काम आएंगे। प्लस ये इस ऑर्डर में सबसे छोटा जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, फिर इसका ये सबसेट है, किसका सबसेट है? W का। W किसका सबसेट है? ये Z का। Z किसका सबसेट है? Q का।
क्यू किसका सबसेट है, आर का, और आर किसका सबसेट है, सी का। तो ये इस ऑर्डर में लिखे आपके 6 सेट्स 1 2 3 4 5 6। तो कह रहे हैं कि आप सबसे पहला पार्ट आपका बुक का कि आपको सेटों की नॉलेज होनी चाहिए कि इस सेट में क्या होता है, और सभी सेट कह रहे हैं जितने भी है सब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको लिखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, लिख गया होगा। अब इसको हटा दे रहे हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो जरूरत पड़ेगी वो ये है कि मान लीजिए दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी जो बुक में बहुत पढ़ ली। ठीक है, ये क्या है समझिए। मान लीजिए आपने एक सेट ए लिया 1 2 3, और एक सेट आपने बी लिया मान लीजिए 5 6। तो ये जो हम करने जा रहे हैं सबको आता है। तो देखिए इसको देखिए, मान लीजिए आपने कहा ए क्रॉस बी निकालिए। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया कि 1 2 3 क्रॉस 5 6। बताइए ऐसे हाई स्पीड या इंटर लेवल पे आपने इसको सीखा है कैसे क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। बताइए 1 5 के साथ, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 और 3 6। बताइए इतने एलिमेंट आएंगे। ए क्रॉस, जैसे ए का एलिमेंट एक्स टाइप का है, बी का एलिमेंट वाई टाइप का, मतलब ए में सिंपल नंबर्स है, लेकिन देखिए और बी में सिंपल नंबर्स है। मान लीजिए ए क्रॉस बी अगर देख रहे हैं तो बताइए नंबर नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर है। दिस इज एक्स कॉमा वाई। मतलब ये किसी को लगता है सब कह रहा है बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हैं तो वहां से बता रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं आता तो सीखिए इसको कैसे ये सब चीज बताने वाले इंटर लेवल का ही बताने वाला है। तो कह रहे हैं हम उस पर टर्न बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए बर्बाद कर रहे हैं कि हमारे 10% लोग भी ऐसे हैं जिनको ये सब चीजें नहीं आती हैं, तो उनको शुरुआती से रोना चालू हो जाएगा। तो कह रहे हैं ध्यान से सीख लीजिए, बार बार कोई बताएगा नहीं इसको। ठीक है, तो देखिए लिखा है 1 5 1 6, यानी ए क्रॉस बी का ये एक एलिमेंट कहाँ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट ये है। बहुत लोगों को लगता है 2 एलिमेंट है, 2 नहीं एक साथ लिखा है। दिस इज एक्स कॉमा, जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं 5 7। अच्छा तो ये 5 7 लिखा अगर तो क्या है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कि 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो एक पॉइंट कोऑर्डिनेट पूरा एक है 5 को, तो आप कहेंगे 5 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो 2 होने चाहिए। 5 7 एक पॉइंट है, तो देखिए ये पूरा एक पॉइंट। आप सोचिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आए। देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ए क्रॉस बी में ही आ रहे हैं, 6 एलिमेंट्स। ठीक, अब बात आती है इसमें, देखिए किसी भी एलिमेंट का पहला कंपोनेंट देखिए, जैसे एक्स कंपोनेंट, तो ये पहला देखिए इसमें 1 है, कहाँ बिलोंग कर रहा है ए में। देखिए पहला 1 है, कहाँ बिलोंग कर रहा है ए में। पहला 2 है, कहाँ बिलोंग कर रहा है ए में। पहला 2 है ए में, पहला 3 है, पहला 3 है ए में। जब दूसरा देखिए तो 5 है बी में, 6 है बी में। तो देखिए ध्यान से इसमें कोई भी एलिमेंट देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए में बिलोंग कर, तो दैट इज ए नहीं। बताइए ए क्रॉस बी आपने निकाला था, ऐसा था आप बी क्रॉस ए भी तो निकाल सकते हैं। तो बी क्रॉस ए बताइए मालूम है इसका उल्टा आएगा, जहां पे 1 5 लिखा है वहां 5 1 आएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं जो ये पहले वाले नंबर हैं, हर एलिमेंट का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, वो इस पहले से बिलोंग कर रहा है, और जो ये बाद वाला नंबर आ रहा है बताइए बाद वाले से बिलोंग कर रहा है। तो अगर जनरल देखा जाए तो ए क्रॉस बी देखिए जनरली ऐसे लिखा जाएगा। ए क्रॉस बी में एलिमेंट आते हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के। बहुत ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं ये जो लिखा है ना ये पूरी बुक के लास्ट तक चलेगा, तो कह रहे हैं इसीलिए बता ध्यान देखिए ए क्रॉस बी कभी भी आप निकालेंगे तो उसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। ये वाला जो एक्स होगा एक्स, बताइए पहला सेट आपने क्या लिखा है ए, तो एक्स ए में बिलोंग करेगा, और जो ये बाद वाला लिखा है ये बाद वाले से बिलोंग करेगा, नहीं वाई कहां बिलोंग करेगा बी में। तो ये ए क्रॉस बी की जनरल डिफिनेशन है कि कभी आपने अगर ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस बी, तो उसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी। सिमिलरली अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं, मान लीजिए आपने 3 सेटों का क्रॉस कर दिया, तो ये 3 डायमेंशनल टपलेट्स के फॉर्म में आएगा। दिस इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये 3D में चला जाएगा। ठीक है, जैसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट -1 0 7 इस प्रकार होता है। तो अगर आपने 3 सेटों को क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया तो इसका एलिमेंट एक एलिमेंट इस टाइप का आएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जहां पर जो एक्स होगा वो ए में बिलोंग करेगा, वाई बी में बिलोंग करेगा और जेड बिलोंग करेगा सी में। तो कह रहे हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो बुक के लास्ट तक एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें ये वाला पोर्शन यूज ना हो।
तो कह रहे हैं इसीलिए पहले बता रहे हैं। अब मेन चीज ए क्रॉस बी क्रॉस सी नहीं यूज होगा, ना ए क्रॉस बी, इसमें यूज है आर क्रॉस आर। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इतना नोट करिए, पॉज करके इतना लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक, चलिए लिख दिया होगा इसको डायरेक्ट। तो कह रहे हैं आपकी जो बुक में है वो ए क्रॉस बी नहीं यूज होगा, आपको यूज होगा आर क्रॉस आर। आर क्या है? रियल नंबर का सेट। जरा इसको भी देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए हमने आर क्रॉस आर लिखा, तो भैया आर बताइए ये होता है माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, सारे नंबर इसमें होते हैं। अच्छा, आर क्रॉस आर लिखेंगे, बताइए अगर आपने लिखा आर क्रॉस आर, कह रहे यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आर स्क्वायर लिखा जाता है, आर क्रॉस आर को आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर क्रॉस आर जैसे आपने ए क्रॉस बी लिखा था, तो बताइए जब भी दो सेटों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, दो सेटों का कार्टेशियन, तो उसका एलिमेंट किस टाइप का होता है? एक्स वाई टाइप का। जहां एक्स कहां बिलोंग करता है? पहले वाले में। वाई कहां बिलोंग करता है? दूसरे वाले में। ऐसे करता है ना। तो देखिए अगर आप आर क्रॉस आर लिख रहे हैं, आर क्रॉस आर, तो इसका मतलब है इसमें जो एलिमेंट आएंगे बताइए ये एक्स वाई टाइप के आएंगे। कभी भी दो सेटों का कार्टेशियन, बताइए आर सेट है, दूसरा सेट भी हमने आर, दोनों सेट आर ले लिए, तो आर क्रॉस आर लिया, तो देखिए इसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। अच्छा, ये एक्स कहां बिलोंग करेगा? पहले वाले में। वाई कहां बिलोंग करेगा? दूसरा। अच्छा, पहला दूसरा सेम है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स और वाई दोनों आर में बिलोंग करेंगे। तो ये जो आपका एक्स वाई है वो आर में बिलोंग करेगा। अब आपको पहचानना आना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई भी नंबर लिखा जाए आर क्रॉस आर, तो लिखा है आर क्रॉस आर में किस प्रकार के एलिमेंट है? जनरल डिफिनेशन हो गई है कि इसमें एक्स वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहां पर एक्स और वाई दोनों रियल होने चाहिए। ठीक, तो कह रहे हैं अब आप मानिए ये एक सेट हमने बना दिया। ठीक, आपसे पूछा जाए कि हम कोई ऑर्डर पेयर लिखे दे रहे हैं और आपसे पूछा जाए ये आर क्रॉस आर का एलिमेंट है कि नहीं, तो देखिए आर क्रॉस आर का एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? ये ऐसी शक्ल का होना चाहिए। तो ऐसी शक्ल का होने से इसमें नहीं हो जाएगा, साथ में ये एक्स वाई क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर रियल हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आई नहीं लगा है, अरे उन सबको आप रियल कह सकते हैं। जिसमें अगर आई लग गया तो कॉम्प्लेक्स। एवरी रियल कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन रियल मेन चीज है कि रियल का मतलब आई ना हो तो रियल भी हो जाएगा। तो समझ लगे, देखिए ध्यान से। आप पूछा जाए कि देखिए ये एक नंबर हम दे रहे हैं ऑर्डर पेयर 3,5, ये आर स्क्वायर बिलोंग करेगा कि नहीं? आपको ये दिया गया कि ये 3,5 आर स्क्वायर में है कि नहीं, तो आपको ये देखना है कि पहली चीज तो ये इस शक्ल का होना चाहिए। हाँ, तो इस शक्ल का है। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? बताइए दूसरी चीज जो दो नंबर लिखे हैं ये बिना आई के होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए बिना आई के नंबर है, ये 3,5 आपका आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा। ठीक, मान लिख दें -1.5,7 या 0 लिख दें। आप बताइए ये आर स्क्वायर में है कि नहीं, तो पहले देखिए ये जो लिखा है ये इस फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, तो इस फॉर्म का है एक्स वाई टाइप का, जहां पे जो एक्स और वाई है दोनों रियल होने चाहिए। हाँ, तो एक्स भी रियल है, बिना आई का नंबर है, वाई भी रियल है, तो ये भी आपका आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा, इस सेट में बिलोंग करेगा। अब मान लीजिए आप कहते हैं 1,2,3 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो ये हमने बोर्ड पे जो लिखा है ये गलत लिखा है। बताइए ये इस शक्ल का होना चाहिए, तो ये तो गलत है, इस शक्ल का है। बताइए तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन लिखा है। बताइए रियल तीनों है, बताइए रियल तीनों है, लेकिन ये आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा, ये गलत है। आर स्क्वायर बताइए एक्स वाई टाइप के 2 डायमेंशनल पॉइंट बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक और लिख दें, हमने लिख दिया 2i, और ये लिख दिया बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, तो ये गलत लिखा है, क्योंकि देखिए 2i, 5 जो लिखा है बताइए है तो इस शक्ल का, लेकिन बताइए ये रियल नहीं है, दिस इज आई फॉर्म, तो ये नॉट इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर का आप ज्योमेट्री देखना चाहते हो तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन शो करता है। जैसे आप एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ये देखिए, बताइए एक्स वाई एक्सेस ओरिजिन, तो बताइए जितने भी पॉइंट्स ये अनंत पॉइंट है, देखिए बताइए ये जितने भी पॉइंट देख रहे हैं, बताइए हर पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अगर हमने ऐसे बना दिया, अनंत पॉइंट बना दिए, तो बताइए इस पॉइंट को हमने पकड़ा, अब सोचिए ये पॉइंट आर स्क्वायर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये सारे पॉइंट आर स्क्वायर में है। बताइए इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, कैसा होगा? जैसे इसका कोऑर्डिनेट होगा समथिंग एक्स समथिंग वाई, तो देखिए एक्स वाई एक्सेस, बताइए इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,5 टाइप का। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, दिस इज -1,2, यहाँ ले लिया -1,-3, वहां ले लिया तो 2,-5। बताइए इस प्रकार के पॉइंट्स यहाँ पर होंगे। बताइए इस प्रकार के जितने भी पॉइंट होंगे, प्रत्येक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बताइए वो कोऑर्डिनेट यहाँ बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो करेगा। तो यानी आर स्क्वायर अगर देखा जाए तो बताइए आर स्क्वायर जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा एक्स वाई प्लेन। तो ज्योमेट्रिकल जो है आपका आर स्क्वायर का, वो है आपका
एक्स वाई प्लेन। तो आर इसका ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिकली सोचा जाए तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट कर, भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक भी चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो इनके बिना ना हो, सब क्वेश्चनों में सभी क्वेश्चन इसी टाइप से लगने कि आर स्क्वायर, ये ज्यादातर मोस्टली बुक का पार्ट इसी आर स्क्वायर आर क्यूब पे बैठा है। कोई भी क्वेश्चन फॉर्म होता है तो इसी समझ में आएगा, इसी से एग्जांपल लेके समझाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, इसका ज्योमेट्रिकल भी लीजिए। आर स्क्वायर ज्योमेट्रिकली क्या है, आर स्क्वायर रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यानी आर स्क्वायर जो है वो पूरा एक्स वाई प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट इसके अंदर कंटेन करेंगे। ठीक, चलिए लिखिए इसको। ठीक, लिख गया होगा, ऐसे देखिए अपने इसको हटा देते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं आर क्यूब, तो आर क्यूब का मतलब हो गया वो आर क्रॉस आर 3 बार। आर क्यूब का मतलब हो गया आर क्रॉस आर 3 बार। तो देखिए लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आर क्रॉस आर का मतलब हो गया इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप के। 3 सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, तीनों सेट लेकिन आर के लिए। तो देखिए पहला वाला पहले बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे बिलोंग करेगा, तीसरा वाला तीसरे बिलोंग करेगा। अच्छा, तो ये पहला दूसरा तीसरा तीनों एक ही सेट है, तो आप ये लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक, एक्स कॉमा वाई जेड कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा तीनों रियल है। मतलब आप समझे कोई एक हमने एलिमेंट दिया इस टाइप का और आप समझे आर क्यूब में है कि नहीं, तो कह रहे हैं आर क्यूब में हर इस शकल का एलिमेंट होगा जब उसके तीनों कंपोनेंट कैसे हो, रियल। अगर तीनों कंपोनेंट रियल हैं तो वो आर क्यूब बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल -1 0 और 2.6। आप सोचे बताओ ये सही लिखा है गलत लिखा है, तो बिल्कुल सही लिखा है। बताइए ये शकल का है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और एक्स वाई जेड, मतलब ये तीनों के तीनों आपके रियल है। ठीक है, मान लीजिए लिखते हैं 1, 2 बिलोंग टू आर क्यूब, तो बिल्कुल गलत लिखा है। 1, 2 बिलोंग टू आर क्यूब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भले वो रियल हो। ठीक है, ऐसा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 + i 0 और -6 ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्यूब, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा दिया गया है। तो कह रहे हैं इस प्रकार आपको पहचाना कि हर वो नंबर आर क्यूब में होगा जो किस टाइप का हो, रियल कॉमा रियल टाइप का हो। हर वो कंपोनेंट हर वो एलिमेंट आर क्यूब का एलिमेंट है जिसमें एक कोऑर्डिनेट किस टाइप का है, रियल कॉमा रियल टाइप का, तो आर क्यूब का। ज्योमेट्रिकली क्या है, पूरा ये स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस। बताइए ये देखिए इसे स्पेस बनाते ही ये, तो ये एक्स वाई जेड एक्सेस बना दी, तो ये आपका पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाता है। सबकी पॉजिटिव निगेटिव बढ़ा दी, होता है निगेटिव जेड का, ये वाई का, तो ये देखिए हमने पॉजिटिव निगेटिव बनाया। हो सकता है कोशिश करिए कि आप समझ पाए। तो ये एक्स का पॉजिटिव, पीछे वो एक्स का निगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, इधर वाई का निगेटिव, ये जेड का पॉजिटिव जेड का निगेटिव। 8 ऑक्टेंट बनते हैं 3 डायमेंशन, पूरा स्पेस जैसे हम यहाँ खड़े हैं पूरा रूम। ठीक है, तो ये यहाँ बचे आर स्क्वायर में क्या था, पूरा प्लेन था। बताइए आर स्क्वायर का मतलब अगर आप कमरे में बैठे हैं, कमरे में बैठ के देखें तो जो दीवार है, एक दीवार कोई आप ले लें, कमरे की एक दीवार ले लें, एक वॉल ले लीजिए, तो बताइए वो आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, दैट इज आर स्क्वायर। और अगर पूरा रूम ले ले, स्पेस, हवा में भी पॉइंट ये सब भी ले ले, तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब आपके आर क्यूब के हैं। ठीक है, तो ये आर क्यूब और आर स्क्वायर आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आर क्यूब क्या है, आर स्क्वायर क्या है। ठीक, चलिए नोट करिए इसको पॉज करके। ठीक, लिख क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर आपको बीएससी पार्ट में अगर याद हो तो आपकी जब बुक अलजेब्रा वाली खत्म हुई तो लास्ट में एक टॉपिक था फील्ड। तो ये फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका शुरुआती से इस बुक में फील्ड का जरूरत पड़ेगा। तो जो बीएससी पार्ट में आपने फील्ड पढ़ा है, ठीक, ये वही फील्ड है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हम बोलते हैं हेडिंग लिखिए फील्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी तो फील्ड लिखवा देना, फिर उसके बाद आपका मेन चीज चालू करेंगे जो इस बुक में है। तो हेडिंग लिखिए फील्ड। तो ये नई चीज ना समझिएगा, जो आपने बीएससी पार्ट में फील्ड पढ़ा है, फील्ड, रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, तो ये वही है। अगर याद हो तो रिंग, पहले रिंग था, फिर इंटीग्रल डोमेन था, फिर फील्ड था। तो यहाँ पर आपको फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो फील्ड की डेफिनेशन आपको हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए फील्ड, उसमें लिखिए अंदर देखिए एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ अंडर केस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एफ फील्ड का और ये एडिशन, 2 ऑपरेशन है। तो कह रहे हैं आपके लिए नया नहीं, बेसिक पार्ट होता है अलजेब्रा का। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ अंडर केस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन
is said to be filled is said to be filled if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied, और कुछ लोगों को याद होगा उसमें अंदर 12 प्रॉपर्टीज में होती है, 12 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम वो एक एक करके लिख रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं शुरुआत में जो थोड़ा पहला एक्सरसाइज इसका है इस चैप्टर इस बुक का वो थोड़ा बोरिंग है, उसी टाइप क्वेश्चन है कि एक करके सारी प्रॉपर्टी प्रूफ, जैसे आप बेसिक पार्ट में अलजेब्रा ग्रुप प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ आप पहले क्लोजर प्रूफ कर रहे हैं, फिर एसोसिएटिव प्रूफ कर रहे हैं, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, ऐसे फिर रिंग प्रूफ करना तो 9 प्रॉपर्टी प्रूफ करो, फील्ड प्रूफ करना 12 प्रॉपर्टी प्रूफ करो। तो ये पहली एक्सरसाइज की थोड़ी हल्की सी बोरिंग टाइप की है। बोरिंग मतलब एक एक करके प्रॉपर्टी प्रूफ करते रहो, और अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव नहीं है ऑब्जेक्टिव है तो पहली एक्सरसाइज बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं तो वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। फिर आपका ऑब्जेक्टिव, पूरी बुक ऑब्जेक्टिव है, बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार, पूरे बहुत क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। कह चलिए अभी वो आपके है तो है ही, तो वो आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है, वो बोरिंग हो जाए अनबोरिंग हो इससे मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन ये पढ़ना है। तो देखिए ये हमने लिखा है कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये लिखा है, तो ये फील्ड कब होता है, तो ये फील्ड तब होता है, याद आएगा आपको, हम लिखना चालू कर रहे हैं पहला, जो ये जो एफ वाला सेट है ये पहला ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का, तो ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एफ अंडर दिस एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप एफ वाला जो सेट है वो एडिशन रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब बताइए इस पहले नंबर के अंदर, या इसको हम कैपिटल ए कर दे रहे हैं, कैपिटल ए ज्यादा सही रहेगा, इसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टीज आती है। एफ वाला नंबर एडिशन रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन मतलब डिफाइंड है एडिशन, तो ये क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, कोई भी दो क्लोजर प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब होता है, वही लिख रहे हैं। ए और बी आपने अगर फील्ड में लिए तो इनके बीच में ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन कौन सा है, प्लस, तो ए प्लस बी एफ में होना चाहिए, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक। सेकंड नंबर, अगर आप 3 नंबर ए बी सी एफ में लें तो एसोसिएटिव फॉलो करना चाहिए, तो क्लोज, ये पहली वाली क्लोजर है, ठीक, पहली वाली क्लोजर, दूसरी वाली एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का आप जाते हो लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखवा रहे हैं, हम हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना, लिखिए नंबर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब आएगा, हम नहीं लिखेंगे, हम मेन चीज लिख रहे हैं। ABC belongs to F, तो दिस implies एसोसिएटिव में क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, और ब्रैकेट डिफरेंस, इधर मान लीजिए A और B आपने ब्रैकेट में रखा, तो इधर B और C ब्रैकेट में रखी, मतलब इनको ऐसे जोड़े या ऐसे जोड़े तो वैल्यू इक्वल है, ठीक। क्या होता है नंबर 3 पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब एडिशन केस अगर याद हो तो एडिशन केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एफ, मतलब इसी सेट में एक एलिमेंट 0 मिलना चाहिए, सच दैट ए प्लस 0 करें तो ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, मतलब एफ में कोई भी एलिमेंट ले उसमें एलिमेंट 0 जोड़े तो वही ए आ जाए। इनवर्स क्या होता है, 4th नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, बताइए एडिशन केस में ए का इनवर्स बताइए माइनस ए होता है, तो ए में क्या जोड़े कि 0 आ जाए तो माइनस जोड़े, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ there exist minus a belongs to f such that a में आप ये माइनस ए ऐड कर दीजिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। और नंबर 5th कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो a कॉमा b belongs to f, this implies a plus b equals to b plus c, मतलब इस f के एडिशन रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, टोटल 12 प्रॉपर्टी होती है फील्ड होने के लिए। भाई हम पहले फील्ड रिविजन लिखा है, कह रहे हैं परेशान ना हो, आपको ये फील्ड नहीं प्रूव करना है, कह रहे हैं अब शुरुआत चालू होगी, अभी पहली डिफिनीशन आएगी उसमें फील्ड आ जाएगा, अब आपको फील्ड ही नहीं याद है, फील्ड क्या होता है, तो ये गलत बात है कि आपने पढ़ा है याद नहीं है तो सीधे गलत है ना, पहले आप फील्ड पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए 2 मिनट की, फील्ड में होता क्या क्या था। तो फील्ड होने के लिए कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन में फील्ड तब कहलाता है जब पहला नंबर ए में 5 प्रॉपर्टी, मतलब मोटा मोटा क्या बात है, एफ वाला एडिशन के रिस्पेक्ट में अवेलेबल ग्रुप होना चाहिए। दूसरा का नंबर क्या होता था इसमें, बी नंबर होता था जो एफ वाला है, F0 वाला सेट, दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई। F0 क्या होता था, इससे 0 हटा दीजिए, मतलब F आपको सेट दिया रहेगा तो इसमें तो ये 0 जरूर बिलोंग करेगा, देखिए यहाँ देखिए 0 आ रहा है ना, 0 इसमें जरूर होगा, तो 0 को हटा दीजिए, इस सेट से 0 हटा दीजिए। जैसे आपको याद हो बेसिक पार्ट में R0 था, है ना, Q0 था,
तो आर जो मतलब होता है आर में से जीरो हटा दीजिए, रियल नंबर में से जीरो हटा दीजिए, R1 है तो रियल नंबर में 1 हटा दीजिए, Q -1 है तो -1 हटा दीजिए, ये सब थे क्वेश्चन। तो देखिए लिखा है F0 मल्टीप्लाई करस्पेंड में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, इज एन अबेलियन ग्रुप, ये ठीक है। तो इसमें यही 5 प्रॉपर्टी आएंगे, लेकिन ऑपरेशन आपकी कौन सा है, मल्टीप्लाई का। F0 क्या है, F ओरिजिनल सेट नहीं, बताइए F आपको दिया गया सेट है, इसमें से जीरो हटा के जो सेट बचा वो वाला मल्टीप्लाई दूसरा ऑपरेशन जो दिया उसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप। तो देखिए मल्टीप्लाई में अबेलियन ग्रुप के लिए पहली फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी, तो देखिए A और B हमने F में लिए, तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करें मल्टीप्लाई की, तो A इंटू बी बिलोंग्स टू F हो जाए। सेकेंड नंबर पे एसोसिएटिव ABC 3 एलिमेंट F में लिए, सॉरी F0 में लिए, ठीक है, F0 आ गया। तो इसमें फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए कि A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी इंटू सी, ये ऐसे इस प्रकार से बोले, सही है। तो F0 वाला सेट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए मल्टीप्लाई में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, बताइए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताइए मल्टीप्लाई में आपको मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, अगर मल्टीप्लाई ऑपरेशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो यहां लिखा है देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू F0 सच दैट 1 इंटू F 1 इंटू A इक्वल्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F0। तो ये आ गया, कोई भी एलिमेंट 1 ले लीजिए, मतलब इसमें हमें एक एलिमेंट 1 ऐसा मिलना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का ऐसे मल्टीप्लाई कराएं तो वही एलिमेंट आ जो आइडेंटिटी हो गया। ऐसे इनवर्स हो जाएगा नंबर 4 पर, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F0 देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू F0 सच दैट A इंटू A इनवर्स कराएं तो आइडेंटिटी 1 आ जाए, ठीक। चलिए जगह भर गई है। इसका 5वां नंबर जो है वही कॉम्यूटेटिव वाला रह गया, तो हम बोल देना 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, देखिए 5th नंबर पे आ जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F0 A इंटू बी बी इंटू ए बराबर आ जाए। तो देखिए फील्ड में ये 5 प्रॉपर्टी यानी फील्ड वाला F वाला सेट एडिशन इसमें अबेलियन ग्रुप हो, फिर जो F0 वाला सेट है ये मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए 5 प्रॉपर्टी, ये 5 प्रॉपर्टी अभी हमने 4 लिखी है, 5वीं क्या होगी, यही वाली होगी, ये 5वीं यहीं से जगह नहीं तो हम नहीं लिख रहे हैं, यही लिखेंगे फॉर ऑल A बिलोंग टू F0 दिस इंप्लाइज A प्लस बी नहीं, A इंटू बी बराबर B इंटू ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की। चलिए नोट करिए इतना पॉज करके, ठीक लिख गया होगा। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी और बचती है, तो ये B नंबर चला था, A के अंदर 5 प्रॉपर्टी, फिर B के अंदर 5 प्रॉपर्टी और C के अंदर 2 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाली। तो आप कहना हेडिंग वेडिंग लिखना हो तो लिखते रहिएगा, हम हेडिंग नहीं लिख रहे हैं। C के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये यहाँ लिया नंबर 5, तो यहाँ पर आ जाएगा A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी प्लस A इंटू सी, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो A देखिए लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, A डिस्ट्रीब्यूट हो गया B में भी और C में भी, तो ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और सेकंड नंबर पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दिस इज A प्लस बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू सी B इंटू सी, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो क्या आप बताइए 2 प्रॉपर्टी और बढ़ गई, मतलब पहले के अंदर 5, दूसरे के अंदर 5 और 2 ये कह रहे हैं इतनी प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करती हैं तो फिर कोई इस प्रकार का जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है ये फील्ड कहलाता है। कह रहे हैं इसकी जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़नी, ठीक है, लेकिन हर जगह अभी फील्ड फील्ड वर्ड बोलेंगे, हर जगह फील्ड बोलेंगे, तो आप पहले फील्ड ही नहीं मालूम, हर जगह फील्ड फील्ड कर रहे हैं लेकिन फील्ड भूले बैठे हैं। तो इसलिए रिवीजन के दौरान आपको फील्ड बता दिया कि फील्ड क्या है, और आपको रिंग इंटीग्रल डोमेन ये सब नहीं बताना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फील्ड की जरूरत पड़नी, तो इसलिए हमने फील्ड आपको जरूर बताया। चलिए नोट करिए, इसको पॉज करके लिखिए, ठीक लिख दिया होगा। अब इसको हटाते हैं, तो ये आपका बेसिक चीजें आपकी खत्म हो गई, जो आपको पीछे की क्लास की थी वो आधे घंटे में मिस कर दी। अब अपना बुक के अकॉर्डिंग देखिए, पहला चैप्टर में यही सब दिया है, वो हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। मेन आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट है, पहला प्रीलिमिनरीज वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीजें रखी, हमने उनमें से उन वो बातें बताई जो आपको आगे बुक में यूज होनी है, ठीक। अब आपका मेन जो आपका सिलेबस स्टार्ट हो चैप्टर 2 से स्टार्ट, जिसका नाम है वेक्टर स्पेसेस
एंड सब स्पेसेस। यहां से आपका सिलेबस स्टार्ट। ध्यान रखिएगा चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरीज का है, वो सिलेबस में नहीं है। और एक्चुअली में जो अभी आधे घंटे से बता रहे थे ये प्रीलिमिनरीज का ही पार्ट बता रहे थे कि जो जो जरूरत पड़नी है वो चीजें बता रहे थे। ठीक है, अब चलिए हेडिंग लिखिए वेक्टर स्पेस। ठीक, ये आपकी मेन हेडिंग है। हेडिंग हम आपको डेफिनेशन लिखवाए दे रहे हैं। हेडिंग लिखिए वेक्टर स्पेस। ठीक, इसके अंदर लिखिए ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल वी, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल वी, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल वी, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल वी is said to be vector space, is said to be vector space over the field f। अब देखिए डिफिनेशन में फील्ड वर्ड आ रहा है। over the field f, over the field f, a non-empty set capital V is said to be vector space over the field capital F, दैट इज करके लिखिए दैट इज, ऐसे लिखा जाता है इसको V और ब्रैकेट में F, ऐसे लिखा जाता है। दैट इज VF, दैट इज V। और ये ध्यान रखिए ये V क्या है, कोई सेट है नॉन एम्प्टी। F आपका क्या है, फील्ड है। मतलब F जो आपका सेट होगा वो भी हमने फील्ड वाली डिफिनेशन बताई। तो सेट F में 12 प्रॉपर्टी फॉलो जरूर करेंगे। ये जो सेट F है इसमें 12 प्रॉपर्टी निश्चित रूप से फॉलो करनी। ठीक है, तो ये आपको दिया रहेगा। ये आपकी टेंशन नहीं कि आप 12 प्रॉपर्टी चेक करें, फील्ड आपको दी जाएगी। मतलब V आपको दो चीजें दी जाएगी, V दिया रहेगा और सेट F दिया रहेगा। जो सेट F होगा वो फील्ड होगा, वो आपकी टेंशन है कि वो फील्ड है कि नहीं है। ठीक है, हाँ तो क्या लिखवाया, अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल V is said to be vector space over the field F, that is VF is a vector space, that is VF जैसे लिखा है ऐसे देख के लिखिए, is a vector space, VF is the vector space if the following properties are satisfied, if the following properties are satisfied। अब बताइए VF के वेक्टर स्पेस होने के लिए फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड लिखा है, तो इसमें 10 प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई ये V दिया है, ये F दिया है, पता करो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो आपको 10 प्रॉपर्टी। इसीलिए करेंगे ये शुरुआत का जो 1-2 टर्म का टॉपिक है थोड़ा बोरिंग है, तो ये आपको यही आप क्वेश्चन शुरुआत में आएंगे कि पता करिए वेक्टर, जैसे आप फील्ड में पता कर रहे थे, तो ये 12 प्रॉपर्टी चेक करेंगे और सब फॉलो कर जाएंगी तो आप फील्ड कहेंगे। तो ऐसे VF में 10 प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएंगी तो आप वेक्टर स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआत का थोड़ा बोरिंग टाइप का है। और ये चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों के लिए, सब्जेक्टिव के लिए भी बेकार आता नहीं है क्योंकि आगे की बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसी से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये बोरिंग टाइप के क्वेश्चन एक एक करके प्रॉपर्टी चेक करते रहो। ठीक है, तो चलिए हम लिखवा रहे हैं नंबर ए करके लिखिए, नंबर ए। तो नंबर ए में क्या है, नंबर ए में जो V वाला सेट आपका है, तो V वाला सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक, तो नंबर ए में 5 प्रॉपर्टी बताइए, इसके अंदर ही आ जाएंगी। अब चूंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है, फील्ड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, उसमें यूज हो रहा है, बात अलग। ठीक है, तो ये इसको आप कायदे से लिख लिया। मान लीजिए आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो पेपर में डिफाइन लिखने को आ जाए। ठीक, डिफिनेशन डिफाइन वेक्टर स्पेस, तो इसको आप कायदे से लिखिए। जैसे इसलिए हम बताइए बोल के लिखवा रहे पूरा, तो अगर मान लीजिए आ जाए डिफिनेशन की वेक्टर स्पेस डिफाइन करिए, तो आप जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे ही लिख के आइएगा। सब्जेक्टिव बात करना, ऑब्जेक्टिव तो डिफिनेशन है कि नहीं, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए कौन कौन से पॉइंट है। तो देखिए अब इसके अंदर 5 पॉइंट छुपे हुए हैं, तो जैसे आप यहाँ हेडिंग लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे। देखिए ए के अंदर देखिए 5 पॉइंट है। V वाला जो सेट आपको दिया रहेगा वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर नंबर 5, अब हेडिंग लिखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको आप कायदे से लिखिए पूरा, इसको हम कायदे से ही लिखवाए। हेडिंग लिखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, कि यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट 2 ले लीजिए, ए और बी, V में ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट भी ले लीजिए, तो एडिशन का वैल्यू ग्रुप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि A प्लस बी बिलोंग्स टू V होना चाहिए। अगर A और B V में है तो A प्लस बी भी V में होना चाहिए। नोट करिए इसको पॉज करके। सेकेंड नंबर हेडिंग लिखिए एसोसिएटिविटी। बुक से देख लीजिए, स्पेलिंग बुक में लिखिए अगर ना आती हो। एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट, तो ये होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो ए प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मान लिया हमने इधर ए और बी को ब्रैकेट में रखा, इधर बी और सी को ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक, तो ये ऐसे होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक, नंबर थर्ड हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर थर्ड हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक लिख गया होगा। हाँ, तो ये एडिशन केस है, आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, तो यहां लिखा जाएगा देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू वी। तो ये जीरो बिलोंग्स टू वी, मतलब जीरो बिलोंग टू वी होना चाहिए सच दैट ए प्लस जीरो करें तो ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू वी। मतलब किसी सेट वी में एक एलिमेंट जीरो ऐसा मिलना चाहिए कि सेट के किसी भी एलिमेंट में वो एलिमेंट जीरो जोड़े तो वही एलिमेंट आ जाए, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है आपका जीरो। ठीक, नोट करिए इसको पॉज करके। फिर नंबर फोर्थ हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हाँ तो देखिए अगर ए का इनवर्स बताइए एडिशन कैसे माइनस से होता है, तो यहां ऐसे लिखा जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू वी। कोई भी ए वी में ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू वी। मतलब आप कोई भी ए वी में लें, इसी का माइनस ए में वी में बिलोंग करे सच दैट आप इस ए में माइनस ए जोड़ें तो आइडेंटिटी जीरो आ जाए। तो कह रहे हैं प्रत्येक ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, मतलब वी में कोई भी एलिमेंट लें, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक माइनस ए एलिमेंट मिलना चाहिए कि हम ए में माइनस ए जोड़ें तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो आ जाए। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई, नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर नंबर 5 पे लिखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय, तो बताइए एडिशन का सब कुछ चल रहा है, तो क्या हुआ बताइए, यहां जाएगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू, अगर v लें तो a प्लस बी और b प्लस a बराबर आ जाए। तो देखिए ये आपको याद होगा, अभी पहले भी लिखा है कि v वाला सेट एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। कहना अगर इतनी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी तो फिर v वाला सेट एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप होगा, इतने से वेक्टर स्पेस नहीं हो जाएगा। बताइए इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए, अभी तक कोई f का यूज हुआ, तो देखिए f का यूज नहीं हुआ। ठीक, अभी तक सिर्फ v के एलिमेंट, इसमें आपको दो सेट दिए ना, ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चन जैसे आएगा तो बताया जाएगा एक सेट v और एक f, एक फील्ड दी रहेगी, दो चीजें रहेंगी। तो अभी तक जितने भी लिखे हैं इसमें तो अभी तक f का यूज नहीं हुआ, अब होगा f का यूज। ठीक, अब नंबर b चालू होगा, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके, इसको लिखिए फटाफट। ठीक, लिख गया होगा। अब देखिए नंबर b चालू करते हैं, इसको हटाए दे दें। ये 5 प्रॉपर्टी हो, कहते टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं। अगर 10 प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो उसको इसको हम लोग वेक्टर स्पेस बोलते हैं, वर्ड एफ। नंबर बी, अब यहां से एफ का यूज होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी एंड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ वी हैव अल्फा इंटू एक्स बिलोंग्स टू वी। ये होना चाहिए, मतलब आप कोई भी एक्स वी से ले लीजिए, आपको दो से बार बार कहना दीजिए, क्वेश्चन अभी लगाएंगे तब समझ में आएगा ज्यादा, अभी तो डिफिनेशन समझा रहे हैं, तो क्वेश्चन जब आएंगे तब समझाते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इस समय समझिए जरा, कहना आपको ये और ये दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, तो आप कह रहे हैं इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और जो आपको फील्ड दी है उसका कोई भी एलिमेंट ले लीजिए और करा दीजिए मल्टीप्लाई। तो अल्फा और एक्स, अल्फा कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का, एक्स कहाँ का एलिमेंट है, वी का, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराया, दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो आए वो वी में बिलोंग करना चाहिए। बाहर जो सेट लिखा है इसमें बिलोंग कर जाएगा तो गलत, इसमें बिलोंग करना चाहिए। अल्फा और एक्स का प्रोडक्ट कराने पर जो आए वो वी में बिलोंग करे, तो ये बी का नंबर फर्स्ट है, बी का नंबर फर्स्ट। बी का नंबर सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एफ। बताइए 1 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड, बताइए आपको अभी फील्ड की डिफिनेशन पढ़ाई गई, तो फील्ड बताइए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है। तो 1 बिलोंग टू एफ मतलब 1 एफ में ऐसा होना चाहिए कि सच दैट हम 1 इंटू एक्स करें तो एक्स आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। मतलब इस फील्ड में, ये दी गई फील्ड में एक एलिमेंट 1 ऐसा मिलना चाहिए कि हम इसके किसी भी एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो वही एक्स आता रहे। आगे लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू वी, कोई भी एक्स वी से ले लीजिए। ठीक है,
और तीसरा नंबर है बी नंबर का कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, मतलब फील्ड के दो एलिमेंट ले लीजिए और एक्स बिलोंग्स टू वी ले लीजिए, देन अल्फा बीटा एक्स और अल्फा बीटा एक्स इक्वल आना चाहिए। ये एसोसिएटिव टाइप का है, मतलब दो एलिमेंट फील्ड के लेने हैं और एक एलिमेंट वी का लेना है और फिर अल्फा बीटा एक्स निकालें और अल्फा बीटा एक्स से निकालें। तो कह रहे हैं दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, पॉज करके लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक, लिख क्या होगा उसके बाद सी नंबर पर जो आपका है वो आपका वही डिस्ट्रीब्यूशन ला है। सी नंबर सी लिखिए, ये नोट हो गया होगा, नंबर सी हेडिंग लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ला। सी नंबर पर लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या है, तो यहां स्केलर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका पहला जो है, मान लिया आपने अल्फा फील्ड से लिया और एक्स वाई बी से लिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई, मतलब अल्फा जो स्केलर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक, और सेकंड नंबर पर मान लिया आपने दो स्केलर ले लिए अल्फा बीटा फील्ड से और x बिलोंग्स टू v लिया, तो इसमें स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए x इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स बीटा इंटू एक्स। कहना दो डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान देखिए इस वाले में स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई लगाए स्केलर देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट से, और देखिए इस वाले में स्केलर अल्फा बीटा दो लिए हैं जो फील्ड से लिए और ये एक्स, तो देखिए ये एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब इसमें देखिए फील्ड का एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और उसमें देखिए वेक्टर जो आपका ये वी दिया है सेट उसका एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो कह रहे ये आपकी तीन प्रॉपर्टी बी के अंदर और दो प्रॉपर्टी सी के अंदर। तो कह रहे इतनी प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करती है टोटल 10 हो गई है, 5 पहले वाले में थी, 3 ये और 2 ये। तो ये आपका जो वेक्टर सेट वी दिया है ये बोला जाता है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। तो हमने ये इस प्रकार लिखा है कि मान लिया आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपके पेपर में डिफिनीशन लिखने को आ गई है तो आप ऐसे लिख के आएंगे पूरा कायदे से। अब इसमें और भी बातें लिखवानी है, पहले आप लोग इतना नोट करिए, पॉज करिए। ठीक, लिख दिया होगा। अब नीचे लिखिए, देखिए हेयर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैपिटल वी, हेयर उसके नीचे लिखिएगा हेयर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैपिटल वी, हेयर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैपिटल वी are called vectors. Here the element of the set capital V are called vectors, are called vectors, and the elements of the set and the elements of the field F and the element of the field F are called scalars, are called scalar। कह रहे हैं ये जो हमने लिखवाया है अभी अभी आपने लिख लिया होगा आर कार्ड स्केलर, कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। कह रहे हैं कि आपको वी और एफ दिया रहेगा, वी और एफ आपको दिया रहेगा, तो कह रहे हैं ये जो वी एफ होता है तो जो देखिए तमाम जगह पे एलिमेंट वी से लिया गया है, तमाम जगह पे आपने ध्यान दिया तो ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो कई जगह एलिमेंट जैसे यहाँ वी से लिया गया, ये देखिए एफ से लिया गया, तो कह रहे हैं जो वी के एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। मतलब अगर कहीं पर फर्दर स्टडी में कहीं पर लिखा है वेक्टर है तो वेक्टर का मतलब वो वाला वेक्टर ना समझिए कि वो वेक्टर वो आई प्लस जे, नहीं, कह रहे हैं वी एक सेट है। अब हो सकता है वी रियल नंबर का सेट हो, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, तो कहने का मतलब कोई भी, तो कह रहे हैं अगर मान लीजिए ये बाहर सी लिखा है, बाहर लिखा है सी, तो सी का जो एलिमेंट है सी का 5 + 2 आई लिया तो वो वेक्टर हो गया। तो कह रहे हैं वेक्टर का मतलब वो फिजिक्स वाला वेक्टर ना समझिए कि उसको वेक्टर वही वाला, नहीं, ये कोई भी मतलब इस सेट के एलिमेंट का नाम वेक्टर है। मतलब जो सेट बाहर लिखा हुआ है ये, इसका अगर आपने कोई एलिमेंट लिया तो उसका नाम वेक्टर है, और जो अंदर सेट लिखा है इसका एलिमेंट लिया तो उसका नाम स्केलर है। तो कह रहे हैं आगे बहुत जगह लिखा रहेगा दिस इज वेक्टर, दिस इज स्केलर, तो आप समझ नहीं पा रहे वेक्टर स्केलर मतलब क्या है। तो वेक्टर लेना है मतलब इस वाले सेट का एलिमेंट लेना है और इस वाले सेट के एलिमेंट का नाम है स्केलर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लिखा है तो इस पॉइंट के हिसाब से एक्स बताइए वेक्टर है, एक्स को हम लोग वेक्टर बोलेंगे और अल्फा को बोलेंगे स्केलर। ठीक, जैसे इस वाले पॉइंट में पढ़िए तो देखिए अल्फा बीटा स्केलर है, अल्फा बीटा एफ से लिए तो ये स्केलर कहलाएंगे और एक्स वी से लिया यानी ये वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो जो बाहर सेट लिखा है उसके एलिमेंट को वेक्टर कहा जाता है, जो अंदर सेट लिखा है उसके एलिमेंट को स्केलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज इतनी हो गई। अच्छा, एक चीज और रह गई पीछे, आप ध्यान रखिए, आप आपको थोड़ी देर पहले अभी
चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, वो भी आ सकता है, छोटा मोटा पॉइंट है, ठीक, लिख लीजिए। अ वेक्टर स्पेस, नीचे लिखिए, अ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड, अ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर स्पेस, मतलब किसी वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वैसे वेक्टर स्पेस ही मेन मोस्ट फेमस यही है, वही लिख के आएगा, लेकिन आपको अदर नाम लिखा है लीनियर स्पेस, वो भी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पूरी डेफिनेशन। अब ये कह रहे हैं कि अभी आपको हमने इसके पहले फील्ड की डेफिनेशन लिखवाई है, फील्ड की, तो कुछ चीजें आप वहीं पे लिख लीजिए। फील्ड की डेफिनेशन एक लाइन लिखवानी है, एक लाइन पीछे लिखी हुई है, ये जो हम बोलने जा रहे हैं लाइन, ये आप कहां लिखेंगे, जहां आपकी फील्ड की डेफिनेशन खत्म हुई थी वहां एक लाइन बढ़ा लीजिए कहीं पर, ठीक है। तो कह रहे हैं मतलब आपको रटा होना चाहिए, ये बीएससी पार्ट 1 में आप कर चुके हैं। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये सब आपने बीएससी पार्ट 1 में कह रहे हैं, अगर पढ़ा तो प्रूफ किया होगा कि रियल नंबर का सेट एडिशन मल्टीप्लाई एक्सपेरिमेंट में फील्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एडिशन मल्टीप्लाई फील्ड होता है, रेशनल नंबर का सेट और बहुत सारे फील्ड होते हैं, इसके अलावा केवल ये फील्ड होते हैं बस, और कोई फील्ड नहीं होता। तो ये वाले ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको रटा होना चाहिए कि रियल, बस हमने पूरा कायदे से लिखा है, आपको रटा होना चाहिए रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और रेशनल नंबर का सेट, ये तीनों फील्ड होते हैं। मतलब अगर आप इसमें 12 प्रॉपर्टी फील्ड की चेक करना चालू करेंगे तो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, इसमें अगर आप 12 प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो सब फॉलो करेंगे इसमें, मतलब इन तीनों सेटों में जो आपकी फील्ड की 12 प्रॉपर्टीज लिखवाई गई है वो सारी की सारे फॉलो करेंगी, तो ये फील्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग वहीं पर लिख लीजिए, लिखिए इट इज वेल नोन दैट, इट इज वेल नोन दैट, कहां लिखना है, जहां पर फील्ड की डिवीजन खत्म कर रहे हो वहां एक लाइन में लिख लीजिए, इट इज वेल नोन दैट द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिस दिस एंड दिस, इट इज वेल नोन दैट the algebraic structure this comma this are fields, the algebraic structure this comma this are fields, ठीक है। तो ये आपका वहां पर खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर बुक में जहां पे चैप्टर चालू हुआ है उसके नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लिखी है, एक जगह मेरे पास जो बुक उसमें लिखा है सम कमेंट्स, उसके नीचे देखिए लिखा है रेशनल वेक्टर स्पेस, टिक कर लीजिए, हम लिखवा रहे हैं रियल वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसी से लिखिएगा, हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। लिखा है रियल वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस और रेशनल वेक्टर स्पेस। तो हमने आपको ये बताया अभी कि ये रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और रेशनल नंबर का सेट तीनों फील्ड होते हैं। तो मान लीजिए आपको बताया क्या वीएफ वेक्टर स्पेस होता है, वीएफ ऐसे, तो ये जो आप अगर फील्ड ले रहे हैं, मान लीजिए वी आपका कोई सेट है, आपने फील्ड रियल नंबर की ली, फील्ड में आपने क्या किया, बताइए, हमने कहा तीनों फील्ड होते हैं, इनको हम प्रूव नहीं करवाएंगे, बेसिक पार्ट 1 का काम है, कहना यहां ध्यान रखिए आर सी और क्यू, और आपको ध्यान रखिए आपको दिया रहेगा, ठीक है। फील्ड हमने कहा आपको दो चीज दी रहेंगी, आपको सेट वी दिया रहेगा, आपको सेट एफ दिया रहेगा, दो चीजें आपको दी रहेंगी, ठीक है। तो हमने मान लिया सेट वी लिया और फील्ड मान लिया रियल नंबर की ले ली, या सेट आपका वी है, फील्ड आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की ले ली, और सेट आपका वी है, फील्ड आपने रेशनल नंबर की ले ली। तो अगर आपने आपका सेट वी है, मतलब आपने अगर फील्ड रियल नंबर की ली है और अगर ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस मतलब 10 प्रॉपर्टी मान लीजिए फॉलो करती है, मान लीजिए इसमें 10 प्रॉपर्टी फॉलो करती है और फील्ड का एक ही है रियल नंबर की, तो इसको बोलते हैं रियल वेक्टर स्पेस, इसको बोलते हैं रियल वेक्टर स्पेस। हाँ, मान लीजिए वेक्टर स्पेस है, मतलब इसमें 10 प्रॉपर्टी मान लीजिए फॉलो करती है और फील्ड का एक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और मान लीजिए इसमें 10 प्रॉपर्टी जो लिखवाई गई वो फॉलो करती है और फील्ड का एक ही रेशनल की, तो इसको बोलते हैं रेशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। मतलब फील्ड से डिफाइंड है, फील्ड अगर रियल की है तो रियल वेक्टर स्पेस, फील्ड कॉम्प्लेक्स की है तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, और फील्ड अगर रेशनल की है तो रेशनल वेक्टर स्पेस। इसको ऐसे नहीं लिखना, बुक में जैसे लिखा वैसे लिखिएगा। देखिए हेडिंग लिखिए रेशनल वेक्टर स्पेस, तो ये बुक से लिखिएगा अपनी कॉपी में, लिखा है इफ अ नॉन एम्प्टी सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड Q ऑफ रेशनल नंबर, मतलब QV जो है वो Q वाली फील्ड के साथ रेशनल नंबर के साथ वेक्टर स्पेस है, तो लिखा है देन V is said to be रेशनल वेक्टर स्पेस, मतलब V Q अगर वेक्टर स्पेस, मतलब 10 प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, यानी कि 10 प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करें आप इसको रेशनल वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, वेक्टर स्पेस तब कहेंगे जब 10 प्रॉपर्टी फॉलो हो, तो आप इसको कह रहे हैं रेशनल वेक्टर स्पेस, अल्लाह ये वेक्टर स्पेस है नहीं, 10 प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है, आप इसको रेशनल वेक्टर स्पेस कह दे रहे हैं।
तो मतलब रेशनल वेक्टर स्पेस तब कहा जाएगा जब वेक्टर स्पेस हो, उसके बाद फील्ड रेशनल की तो रेशनल वेक्टर स्पेस। ऐसे देखिए दूसरी हेडिंग लिखी है रियल वेक्टर स्पेस, लिखा है इफ ए नॉन एम्प्टी सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R ऑफ रियल नंबर देन V इज सेड टू बी रियल वेक्टर स्पेस। और एक लिखा है कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, लिखा है इफ नॉन एम्प्टी सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड C ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन V इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। तो कहना है ऐसे जैसे हमने लिखा ऐसे नहीं लिखना है, आपको बुक से लिखना है इसको, ठीक है। अब देखिए और क्या कराया जा सकता है वो कराते हैं, ठीक। अब चलिए दो थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेवल के पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए एनी फील्ड कैपिटल F फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। एनी फील्ड कैपिटल F फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। एनी फील्ड कैपिटल F फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। कह रहे ये जो हम लिखवा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेवल की बात है, सब्जेक्टिव में तो उसका प्रूव कराएगा। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव तो उसको प्रूव की जरूरत नहीं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवाएगा और ये बहुत आपके फायदेमंद का है। देखिए क्या मतलब लिखा है, कह रहे कोई भी फील्ड आप ले, जैसे आपने तीन फील्ड हमने आपको याद करवाया, तीन याद रखिएगा R Q और C। तो कह रहे आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, जैसे आप बोलते हैं VF इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड Q ओवर द फील्ड F, ऐसे बोलते हैं V इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो कह रहे हैं आपने अगर कोई फील्ड ली, जैसे आपने फील्ड R ली, कह रहे हैं R और ये जो फील्ड आपने ली है वही सेट ले लीजिए। फील्ड अगर आपने R की ली तो वही सेट ले ली, तो कह रहे हैं ये वेक्टर स्पेस जरूर होगा। अब देखिए वेक्टर स्पेस अभी आपको लिखवाया गया है, तो आपको 10 प्रॉपर्टी बताइए प्रूव करनी पड़ेगी तब पता चलेगा। तो कह रहे हैं नहीं करने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं अगर जो फील्ड आपने ली है वही सेट अगर आपने बाहर ले लिया, जो आपने फील्ड ली है वही सेट बाहर ले लिया तो ये वेक्टर स्पेस होगा। 10 प्रॉपर्टी मत चेक करो, निश्चित रूप से होगा। ऐसे मान लीजिए आपने फील्ड C की ले ली और बाहर सेट C ले लिया तो ये भी वेक्टर स्पेस होगा। फील्ड अगर आपने Q की ले ली और बाहर Q ले लिया तो ये मतलब कह रहे हैं जो हमने कहा तीन हमने लिखा है इसलिए हम तीन की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कोई भी फील्ड हो, आपने जो फील्ड ली है बाहर वही सेट ले लीजिए, तो ये इन सभी को चेक करने की जरूरत नहीं, ये वेक्टर स्पेस जरूर होंगे, ठीक है। तो ये बात लिखी, कह रहे हैं कि ये सारे वेक्टर स्पेस। तो आप उसमें आगे लिखिए फॉर एग्जांपल, जो अभी आपने पॉइंट लिखा है नोट करके जो भी लिखा हो, फॉर एग्जांपल R C Q ऑल आर वेक्टर स्पेसेस, ऑल आर वेक्टर स्पेसेस। तो ये आपका पहला पॉइंट लिखिए। एक पॉइंट और लिख पाते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव लेवल का है, कहना ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। पता है प्रॉपर्टी आपने एक भी नहीं चेक करी और वेक्टर स्पेस है। तो ये एज ए थ्योरम है कि आपने जो फील्ड ली है वही। अब आप जेड ना लीजिए, जेड लिख दिया, कहीं ये भी वेक्टर स्पेस है, गलत। पहले फील्ड होना चाहिए। पता है जेड वाला सेट फील्ड होना, जेड वाला सेट फील्ड नहीं होता है, जेड वाला सेट फील्ड नहीं। आपने बेसिक पार्ट में पढ़ा है लेकिन आपको अभी नहीं याद होगा कि फील्ड है कि नहीं। तो ये ना सोचिएगा कि ये वेक्टर स्पेस भी वेक्टर स्पेस हो गया, जेड इंटीजरों का सेट ले तो हमने बताया ये लिखा है ये क्या है, फील्ड होना चाहिए। तो जेड वाला सेट फील्ड नहीं होता है, तो ये ना कह दीजिए कि ये भी वेक्टर स्पेस हो गया, गलत, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सबफील्ड। एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस over its subfield, over its subfield। अब इसका मतलब समझिए, सबफील्ड का मतलब सबसेट समझिए। कह रहे हैं कोई भी आपने फील्ड ली, ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं कोई भी फील्ड ले लीजिए, उसकी सबफील्ड ले लीजिए और फिर वेक्टर स्पेस बनाइए, तो कह रहे हैं जरूर होगा। समझिए ध्यान से, देखिए यहां कुछ एग्जांपल लिखना है, वेक्टर स्पेस नॉट अ वेक्टर स्पेस, ऐसे लिखिएगा फॉर एग्जांपल करके। कह रहे हैं आपने कोई फील्ड ली और उसकी सब फील्ड ली, सब फील्ड का मतलब सबसेट समझिए। आपको मालूम है ये R बड़ा सेट है, C उससे बड़ा सेट है, Q छोटा सेट है, दोनों ये है। तो देखिए लिखा है हर फील्ड अपनी सब फील्ड के साथ वेक्टर स्पेस जरूर होता है। जरा समझिए ध्यान से, मान लीजिए हमने R लिखा और यहाँ Q लिख दिया तो ये वेक्टर स्पेस जरूर होगा। आपको चेक करना, ये कह रहा है थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेवल की बातें चल, भी आपको प्रूव करना नहीं सिखा रहा है। तो देखिए RQ वेक्टर स्पेस जरूर होगा। कह रहे हैं बाहर वाला सेट अगर इसका सुपर सेट है, या उल्टा कह सकते हैं अंदर वाला सेट सबसेट हो, ये फील्ड होना चाहिए। तो फील्ड है, Q फील्ड है, RQ वेक्टर स्पेस जरूर होगा, RQ वेक्टर स्पेस जरूर होगा, ये तय।
ठीक, 10वीं प्रॉपर्टी चेक होगी। कह रहे हैं ये आपने फील्ड ली, तो उल्टा कर लीजिए या सीधा कर लीजिए, जैसे आपको सरल लगे। बाहर वाला सेट बड़ा होना चाहिए, बस बाहर वाला सेट इसका सुपर सेट होना चाहिए या अंदर वाला सबसेट होना चाहिए, तो ये वेक्टर स्पेस 10वीं प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी। मान लीजिए हम लेते हैं सी आर, आप सोच जाइए ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। हाँ, तो बस आप ये देखिए कि दोनों फील्ड है, ठीक, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है। बाहर वाला सेट बताइए बड़ा है कि नहीं, तो बाहर वाला सेट बड़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा, तो ये भी फील्ड है, मतलब ये भी सी आर जो है ये वेक्टर स्पेस है। कह रहे बार बार कहना, आपने अभी एक भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी प्रूव करने वाला नहीं किया, लेकिन जो आपको ये पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं थोड़ा ऑब्जेक्टिव लेवल के हैं, और इनसे आप पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताना होगा कौन सा वेक्टर स्पेस है या कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4 ऑप्शन ये इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है या कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है। तो कह रहे हैं अगर अंदर बाहर दोनों सेट सेम है तो वेक्टर स्पेस होता है, फील्ड होना चाहिए, ठीक। और कह रहे हैं अगर बाहर वाला सेट बड़ा है, बाहर वाला सेट तो अंदर वाला बताइए इसका सब फील्ड कहलाएगा, बताइए फील्ड ये भी है, ये भी फील्ड है, बताइए ये अंदर वाला इसका सब फील्ड होना चाहिए। कह रहे हैं आप इधर से इधर बोलिए, इधर से कंफ्यूज ना होइएगा, अंदर वाला सब फील्ड, बाहर वाला ओवर फील्ड, ठीक, यानी सब सुपर सेट सबसेट समझिए, ठीक। मान लिया आप यहां लिख दिए क्यू, ठीक, और क्यू ना लिखिए, चलिए क्यू सबसे छोटा सेट दिख रहा है इधर, तो आर और सी लिख दिए हैं, ठीक। इधर मान लीजिए इधर क्यू लिखते हैं, क्यू आर, आप सोच रहे ये तो ये नहीं है, ये निश्चित रूप से इसका वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक। कोई नहीं, 10 प्रॉपर्टी अभी आपने चेक करना नहीं सीखी, लेकिन आप चेक करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी गड़बड़ करेगी। तो देखिए क्यू आर लिखा है, तो बताइए बाहर वाला सेट कैसा है, बताइए बाहर वाला सेट छोटा है और अंदर वाला बड़ा है। तो देखिए हमने 2 कॉलम बनाए, एक वेक्टर स्पेस का कॉलम बनाया है, एक नॉट ए वेक्टर स्पेस, यानी इसमें अगर चेक करना चालू करेंगे तो 10 में कोई ना कोई प्रॉपर्टी गड़बड़ जरूर करेगी। कौन सी गड़बड़ करेगी वो आपको अगले दिन बताएंगे, आज टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आप लिख दिया सी आर, तो ये सी आर वेक्टर स्पेस में गलत जगह लिखा है, सी आर इधर लिखा, ठीक। तो ये आर सी लिख दीजिए, ये आपकी बुक में दे भी रखा है ये वाला। तो याद हो जाए आर सी वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं। बताइए ये आर और सी लिखा है, हमने कहा बाहर वाला सेट बड़ा होना चाहिए अंदर वाले से, तो देखिए बाहर वाला सेट तो छोटा है, तो आर सी वेक्टर स्पेस नहीं, यानी 10 प्रॉपर्टी लिखी है उनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी इसमें गड़बड़ जरूर करेगी, ठीक। अगर एक भी प्रॉपर्टी गड़बड़ कर गई तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है, ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं बात समझाने के लिए। ऐसे ही पेपर में ऑप्शन लिख के आएगा कि 4 ऑप्शन छपे, इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है टिक करो या कौन सा नहीं है। बच्चा सोच रहा है अरे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो कह रहे हैं इसी पे भेज जाएगा, आपको इसमें कुछ चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो 2 चीजें बताई गई, अगर फील्ड जो फील्ड अंदर लिखी है वही बाहर लिखी है तो वेक्टर स्पेस जरूर होता है। अगर बाहर वाली फील्ड बड़ी है, बाहर वाली फील्ड इससे सुपर सेट है तो वेक्टर स्पेस होगा, अगर बाहर वाली सबसेट है तो नहीं होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी गड़बड़ करेगी। बोले ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, चलिए क्या होगा, अब इसको हटा दे रहे हैं। तो आपको बस आज का काम अब हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, तो जितना आज आपको रीड करवाया गया पढ़ाया गया अपना रीड करिए, ठीक। उसको ठीक से पढ़ के बैठिए, सेटों को नॉलेज अच्छे से लिए, कौन कौन से सेट हैं, आर स्क्वायर आर क्यूब सब बताया गया वो सब करिए, वेक्टर डेफिनेशन बताई गई, वेक्टर स्पेस फिर कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव लेवल के लिखवाया गया वो सब, तो इतना सब आप पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के करवाते हैं, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, इतना करके आप लोग रखिए।